नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूँ ओमकार चौधरी। ये हम नोटिस कर रहे हैं कि पश्चिम बंगाल एक ऐसा सूबा बनता जा रहा है, जहाँ कभी भी और किसी भी बात पर हिंसा शुरू हो जाती है और अलग-अलग क्षेत्रों में हम ये देख रहे हैं कि हिंदुओं को टारगेट बनाया जाता है। मसला चाहे जो हो, अभी वक्फ संशोधन अधिनियम पारित हुआ है पार्लियामेंट से, उसका हिंदुओं से कोई लेना-देना ही नहीं है। उसके पास होने में हिंदुओं की कोई भूमिका ही नहीं है। हाँ, चुनी हुई सरकार, चुने हुए जो सांसद हैं, वो लोकसभा में हों या आपके निर्वाचित राज्यसभा के मेंबर हों या मनोनीत मेंबर हों, उन्होंने इस बिल को मंजूरी दी है, राष्ट्रपति की मोहर लगी है और जो संबंधित मंत्रालय है, उसकी अधिसूचना जारी हुई है, नोटिफिकेशन जारी हुआ है। तो हिंदुओं को टारगेट क्यों बनाया जा रहा है? मेरे साथ जुड़ रहे हैं बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार, जिनके पास ज्ञान का भंडार है और कम से कम जो इतिहास की समझ और जानकारी उनके पास है, ऐसी विरले पत्रकारों को ही मैं देखता हूँ। धीरेन्द्र पुंडीर जी के साथ जुड़ते हैं और इन सवालों के जवाब तलाश करने की कोशिश करते हैं। धीरेन्द्र जी, बहुत नमस्कार। स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। धीरेन्द्र जी, क्या वजह है ये? ठीक है, बाकी राज्यों में भी हम देखते हैं शोभा यात्राएं निकल रही है, या हमने देखा चैंपियंस ट्रॉफी जीती हमारी टीम ने, उसके बाद महू में कुछ उत्साही युवा जो हैं हाथों में तिरंगे लेकर के भारत माता की जय के नारे लगाते हुए निकल रहे थे, तो मस्जिद मस्जिद से निकल करके उन पर भी पथराव और हमला हो गया। अलग अलग जगहों की बात तो अलग है कि भाई वहाँ किस तरह की चीज़ों पर लोग रिएक्ट करने लगते हैं। ये हमारा इलाका है, ये मस्जिद है, यहाँ नमाज हो रही है, डीजे क्यों बज रहा है, ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है। लेकिन ये बंगाल में हम देख रहे हैं, किसी भी बात पर हिंसा शुरू हो जाती है और एक नया ट्रेंड हम ये भी देख रहे हैं कि सरकार जो है वो मूक दर्शक बनकर चुप्पी साध जाती है और पुलिस और प्रशासन वो भी कोई कार्रवाई नहीं करता है। तो थोड़ा सा ये समझाने की हमारे दर्शकों को जरा कोशिश करिए। नमस्कार सर, और तमाम दर्शकों को भी नमस्कार है। मैं इस चीज को थोड़ा सा पीछे ले जाने की तरफ कोशिश कर रहा हूं कि सर, जो हम लोगों ने कुछ चीजें जो आजादी के बाद से ही जिन सवालों पे आंखें बंद की हुई थी, थोड़ी या सी ऊपर हमने ये की ऊंचाई, थोड़ी सी ऊपर की ऊंचाई कम कर लीजिएगा। बस 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 बस, हो गया हो गया हो गया जी। मुझे लगता है कि जिस तरह से आप जब सवालों से बचते हैं तो आपको लगता है वो सवाल खत्म हो गए होते हैं, जबकि वो सवाल बहुत सारे इकट्ठा होकर सवालों का समूह बना लेते हैं। उसी तरह से इतिहास से सबक सीखने की बात लगातार कही जाती है, लेकिन कम से कम यहाँ इस देश में तो मेजॉरिटी को इतिहास का कोई सबक लेना तो बहुत दूर की बात है, उसको दोहराना और दोहराना, तेहराना, चौराना, इस तरह कंटिन्यू करते रहने की एक आदत सी हो गई है। आप 1947 के बाद से अगर हम बात करेंगे तो लगातार उस समय ये तय नहीं हो पाया। ये तो तय हो गया था कि पाकिस्तान क्या होगा, ये बिल्कुल क्लियर था। पाकिस्तानी लीडरशिप ये जानती थी पाकिस्तान क्या होगा। उसको लेके 11 अगस्त के भाषण को लेके जिन्ना के जरूर लोगों ने मोहम्मद अली जिन्ना के सेकुलर और या उस तरह की बेवकूफाना बातें करने की कोशिश की, लेकिन उनका भ्रम आगे ही दूर कर दिया, खुद जिन्ना ने दूर कर दिया था, जिसने क्लियर कट ये कहा कि वो किस लिए बना है और वो देश क्या बनेगा। तो लिहाजा एक क्लैरिटी थी कि पाकिस्तान क्यों बना है और वहां कौन लोग होंगे। लेकिन दूसरी तरफ एक पूरा पूरा एक अंधा, एकदम जो कहते हैं कि कमरा खुल गया जिसके अंदर से अंधे हैं कि टटोल टटोल के देख रहे हैं कि आखिर ये देश कैसा है, ये देश कैसे बना। ये जो लीडरशिप थी वो इतनी ज्यादा या तो डरी हुई थी उस पूरे हादसे से जो डिवीजन के वक्त हुआ, या अपनी अपनी उन गलतियों को जिनको वो स्वीकार नहीं करना चाहते थे, क्योंकि अगर आप स्वीकार करते तो आगे सही
दिशा में बढ़ने की कोशिश करते, वो आपने नहीं किया। लिहाजा अभी तक ये तय नहीं हो पा रहा और आप लगातार उस तरफ जा रहे हैं कि आखिर ये देश है क्या? आखिर इस देश में किस सीमा पर जाकर आपको ये मानना पड़ेगा कि हाँ, ये राष्ट्रद्रोह है, ये राष्ट्र की मूल भावना के खिलाफ है। कोई मुख्यमंत्री अगर कुछ मतों के सहारे कुछ जोड़ तोड़ से चुन लिया जाता है तो वो विधानसभा में और अधिकार मांगने की बात करने लगता है, वो किसी और की बात करता है, कल को इंडिपेंडेंस की बात करने लगेगा। तो आपके पास क्या होगा? ये भले ही कहने की बातें हैं, बहुत सारी चीजें मैं सुनता रहता हूँ, खासतौर से उन पत्रकारों के जिन्होंने अपने समय में खूब हम लोगों के सीनियर्स के तौर पर कांग्रेसी सरकार हो या उस तरह की सरकारों का, किसी भी सरकार का खूब फायदा उठाया और उसके बाद ये समझाने की कोशिश की कि संविधान ऐसा है और संविधान वैसा है। उस पर बहस भी चल रही है। लेकिन अगर आप तमिलनाडु से लेके बंगाल तक जाते हैं तो आप ये गौर कर रहे हैं कि इस वक्त मूलभूत सवाल उठाए जा रहे हैं जो उस वक्त जिनसे आंखें मोड़ ली गई थी, आंखें मूंद ली गई थी कि आखिर क्या होगा। आप ये सोचिए, बंगाल में, बंगाल जो लगातार, यानी जब लक्ष्मण सेन भागा या जब बख्तियारुद्दीन खिलजी जब अटैक किया, उस पर इतिहास में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन तब से लेकर वो राज्य एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक एथनिक क्लिंजिंग का उदाहरण बन रहा है। आप देखेंगे, डायरेक्ट एक्शन डे हो, उससे पहले के दंगे हो, फिर डिवीजन के बाद के पार्टीशन के दंगे हो, फिर पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का जो हजरत बल से बाल गायब होना हुआ, उसको लेकर वहां दंगे हुए हो। यानी जब कि आजादी को कुछ साल नहीं बीते तब बांग्लादेश से लेकर बंगाल, जब बांग्लादेश पाकिस्तान चला बन गया, जब पाकिस्तान का हिस्सा था, वेस्ट ईस्ट पाकिस्तान था, उस वक्त भी आपने गौर नहीं किया कि वहां किस तरह कट्टरवादिता थी और बंगाल के साथ उसका पोरस बॉर्डर था। आपने, आपकी सेनाएं 71 में जब घुसती हैं, जब डिवीजन करती हैं, तो आप ये तय नहीं करते हैं कि इसमें से हमारे लोगों का क्या होगा। तो बंगाल और बांग्लादेश दोनों एक साथ जुड़े हुए। बांग्लादेश उस तरह से शुरू होता है, वो बिल्कुल कट्टर, पाकिस्तान से ज्यादा कट्टर लाइन वहां थी। ये लोग कहने की बात है, ये दरअसल कई चीजें खुद इतिहास अपने आप को करेक्ट करता चलता है, खासतौर से जिनको ये लगता था कि भाषा क्षेत्र ये इस्लाम की आइडेंटिटी को ओवर रूल करके एक नई चीज, यहाँ कम से कम इस खित्ते की बात कर रहे हैं हम लोग, जो ये खित्ता है यहाँ, चूंकि यहाँ बना ही इस्लाम इस तरह से है कि जो हिंदू विरोध पर पनपा है, जो इस देश को नष्ट करने के उस पर पनपता है, उस आइडिया पे क्रिएट होता है, वो बंगाल का हिस्सा या बांग्लादेश की कट्टरवादिता, उसमें जब आप सेपरेशन करने की कोशिश करते हैं तो आप गलती करते हैं। आज बंगाल में हिंदू एक बार फिर वहां से शरण ले रहे हैं, भाग रहे हैं। आप 91-90 के कश्मीर से आपको सबक नहीं मिला, आपको उसके बाद बाकी तमाम जगह पर हुए दंगों से सबक नहीं मिला, आपको पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगातार होते हुए दंगों से सबक नहीं मिला। तो आप जब सबक सीखना नहीं चाहते तो सिर्फ अतीत बनने की एक पन्ने में, इतिहास के पन्ने में सिमटने की कोशिश करते हो। ये हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है जब हम देखते हैं कि साहब मोदी सरकार ये कर रही है या योगी सरकार ये कर रही है, लेकिन उनकी लिमिटेशन आपको दिख जाती है। जैसे बंगाल को लेकर मैं फिर एक बार याद दिलाना चाहूंगा कि जब मैं वहां से निकला 3 मई को, आपको याद होगा, जब चुनाव के रिजल्ट आने शुरू हुए और हम लोग वहां से निकले, बैराम बाग में जो पहली बार वो आग लगाई गई, ऑफिस में बीजेपी का दफ्तर जलाया गया और वहां फिर उनको ढूंढना शुरू किया। उसके बाद जिस तरह से रेप हुए, रेप जिनके वीडियो आए, ये कोई आरोप नहीं है, जिनके वीडियो देश ने देखे, उसके बाद तमाम डिस्प्लेस हुए लोग आसाम भाग गए, क्योंकि वो किस्मत की बात, उनकी किस्मत अच्छी थी, वो कोई सरकार का काम नहीं था, वो उनकी किस्मत अच्छी थी कि वहां इस समय हेमंता बिस्व शर्मा की सरकार थी जिसने हिंदुओं को शरण दी या उनको रुकने के लिए एक जमीन दी ताकि वो वापस जा सके वहां से। उस कंटिन्यूएशन में चूंकि ये सरकार, केंद्र सरकार अपना हाथ पर हाथ धर के बैठ गई, उसके बाद कुछ धमकियां दे दी गई, कुछ वो एक नोटिस से दे दिए गए। अरे भाई, अगर 355 356 की बात करनी तो वो कॉन्स्टिट्यूशन में है क्यों?
और जुडिशियल एक्टिविज्म से अगर आप डर रहे हैं तो कल को देश उन्हीं को सौंप देना पड़ेगा। तो बंगाल का किस्सा एक इस देश के लिए ज्वलंत सवालों का किस्सा है, जो एक के बाद एक पिटारे से उठते हुए आ रहे हैं। और मैं इस बात के लेके पूरी तरह मुतमईन हूं सर कि जल्दी ही ये फैसला करना होगा, और ये आएगा। हर एक को ये फैसला करना पड़ेगा कि आखिर देश में फेडरलिज्म का मायने ये नहीं है कि कोई एक आदमी जो तुष्टिकरण के आधार पर, चूंकि वहां जातीय संख्या इस तरह बढ़ गई है, वहां डेमोग्राफी इस तरह चेंज हो गई है, और बांग्लादेशी कितने वहां हैं आप कोई अंदाज नहीं लगा सकते। आप कांग्रेस से ले लीजिए, कांग्रेस के बाद फिर जो रूल लगभग 2011 तक चलता है वामपंथियों का, जो 77 से शुरू होता है, उसको देख लीजिए। आप लगातार लगातार एक ऐसी सरकार वहां देख रहे हैं। और मजेदार बात यह है कि वहां बीजेपी नहीं है। आप आज तक बीजेपी को वहां गालियां देते हैं, जैसे केरल में आप देते हैं कि केरल की तमाम समस्याओं की जड़ बीजेपी है, जबकि बीजेपी आज तक वहां सरकार बनाना तो बहुत दूर की बात है, विधायकों को इस संख्या में नहीं जीता पाई कि उनके विधायक कहलाएं। एक सांसद इस बार जीता है। तमिलनाडु की समस्याओं का नुकसान बीजेपी, यानी बीजेपी को लेके जो ये किया जा रहा है, या बीजेपी जो इस चीज को बात कर रहे हैं, वो समस्या पार्टीगत है ही नहीं। इस समस्या को कहीं और देखने की जरूरत है, और खासतौर से ऐसे मुख्यमंत्री अगर वो तुष्टीकरण को करें और उसके बाद देश के डिवीजन की तरफ बढ़े। क्योंकि अगर आप अभी अभी मैं देख रहा था, एक मौलवी ने कहा है कि 10-10 हजार लोग कल सड़क पे बैठ जाएंगे, सड़क रोकने के लिए तो 2 ही हजार काफी है, बाकी वो बैठकर गुरमुरे या कुछ कुछ खाएंगे। मतलब वो सीधे तौर पर थ्रेट है। मैं तो चूंकि उस पूरे चुनाव में 2.5 महीने में तो कई बार चूंकि बंगाल के एक एक जिले को देखा, मालदा और मुर्शिदाबाद, इन हिस्सों में याद होगा आपको कालियाचक हिंसा, लोग भूल गए हैं ना, थाने जला दिए गए थे इसी जगह पर वहां वो नहीं थे। लेकिन आपने उस समय भी कुछ नहीं किया क्योंकि सरकार की हिम्मत नहीं थी। सरकार तो उनसे चलती है। आप अभी ऐसे वीडियो दिख रहे हैं जिसमें वो पुलिस वालों को मार रहे हैं पूरी तरह। तो नहीं, आपके पास सरकार की हिम्मत नहीं है, या सरकार ऐसी पार्टियों की है जिनका ये वोट बैंक भी है, उनको नाराज नहीं करना चाहती हो। तो लगातार वही है ना। अगर आप देखेंगे कांग्रेस की सरकार मुस्लिम्स वोटों के तुष्टीकरण के आधार पर बनती थी। वेस्टर्न यूपी या इधर के यूपी में तो कहा जाता था ब्राह्मण्स, दलित और मुसलमान ये वोट बैंक है कांग्रेस का। अगर ये इसके बारे में किसी को कोई कंफ्यूजन हो दर्शक को, तो वो जाके देख सकता है, जरा सा भी नेट पे जाके सर्च कर लेगा तो उसको पता चल जाएगा इसी से बनती थी। आप आराम से बता सकते हैं, आपने उन चुनाव को कवर किया। और अगर बंगाल जैसे राज्य में आप जाते हैं तो उन लोगों ने ये एक पैटर्न बनाया हुआ था कि मुस्लिम्स वोटर्स को सैचुरेट करना है, उनको उस लेवल पे जाने देना। हो सकता है 1947 के बाद शायद बदलाव आ जाता। अगर मैं ये कहूंगा ओंकार सर, उस समय बदलाव की गुंजाइश थी, लेकिन इन्होंने उनको पैम्पर किया, इन्होंने उनको खड़े किए, उनमें ऐसे लीडर्स खड़े किए जो इस देश को गाली दे सकते हैं, भारत माँ को गाली देकर वोट ले सकते हैं। तो उन्होंने उसको शुरू किया 67 तक। मतलब फिर उसके बाद सिद्धार्थ शंकर रे और तमाम लोगों की सरकारों के बीच में जिस तरह से वामपंथियों ने फिर शुरू किया कि वो 77 में आए, बड़ी उम्मीद से आए, ज्योति बसु पता नहीं क्या करेंगे, इस तरह की उम्मीदों से। वामपंथियों का तो खैर एक पूरा वर्ग जो पत्रकारिता का, जिसमें बड़ा हिस्सा है, जो इस देश की दुनिया में, मतलब जबकि आप इस देश की मिट्टी से नहीं, दुनिया के किसी भी देश में देख लीजिए जहां अभिव्यक्ति से इनका दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। सबसे ज्यादा त्रासदियों की अगर किसी जनता को दी है तो वो ये एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है जिसने दी है, चाहे वो पोल पोट हो, चाहे वो आज की डेट में चाइना हो। लेकिन आप इस देश में देखिए कि पत्रकारों ने या उन्होंने एक ऐसा माया जाल खड़ा किया जिसने ये बताया कि एक जादू है, इसके बाद लोग खड़े हो गए हैं। जबकि इस देश में सबसे पहला राष्ट्रद्रोह के जो तेलंगाना में था वो कम्युनिस्टों ने ही शुरू किया था उस समय की, अगर आप देखेंगे वारंगल में। लेकिन मैं उस पर वापस आता हूं कि जो बंगाल में हुआ, फिर 77 के बाद का शुरू कीजिए, उन्होंने भी मुस्लिम वोटों के सहारे एक इतना बड़ा जाल बनाया वोटों का, सत्ता का, कि उससे फिर निकलना भारी हो गया। फिर वो नहीं कट रहा था, चूंकि जो हिंदूवादी कोई आइडिया वहां सरवाइव नहीं कर रहा पहले से। आप देखिए, ये अलग बात है, बीजेपी श्यामा प्रसाद मुखर्जी बीजेपी के जो नाम कहे वो वहीं से आते हैं, लेकिन इतिहास बड़े अलग तरीके से देखा जाता है कि 1941-42 में उन्होंने सरकार मुस्लिम लीग के साथ उस पार्टी की बनती थी, वो अलग बात है। लेकिन
ये जो वहां है शुरुआत से लेके मुस्लिम वोटर्स और उनकी जनसंख्या, उनका माइग्रेटरी इधर से उधर जाना, पोरस बॉर्डर का होना और एक स्ट्रॉन्ग एंटी हिंदू नैरेटिव पर वहां के मुस्लिम वोट का खड़ा होना, ये हर पार्टी की। तो लिहाजा जब आप बात कर रहे हैं टीएमसी की, तो ममता बनर्जी उसी जादू पर आई और वो समझ गई कि सीधे तौर पर अगर आपको 30% एक ऐसा वर्ग मिल जाए जिसको सिर्फ धर्म के आधार पर कुछ भी कि वो कुछ भी कर सकता है, उसके लिए कानून वानून उन सबके तब तक मायने नहीं जब तक उसको ये यकीन ना हो जाए कि सामने वाली सरकार उसके इस कदम को ठोक के मुंह तोड़ जवाब दे सकती है, तब तक वो प्रेस करता है। और कल ही मतलब हम लोगों ने देखा, अंबेडकर साहब का कल जन्मदिन था, बाबा भीमराव अंबेडकर साहब का, बाबा साहेब का। तो आप देखिए उनकी किताब क्लैरिटी से ये बताती है कि ये हमेशा से अगर डिवीजन में कंप्लीट उनका एक आइडिया था, तो 45 में उन्होंने किताब लिख दी थी पार्टीशन वाली, लेकिन उन्होंने उस समय भी क्लियर कट कहा था कि ये ब्लैकमेल करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, अगर आप उनको सही से डील नहीं करेंगे तो वो सब आपको दिख रहा है। आप देखें कि 1947 में आप वहां यहां वोट करते हैं, वहां देश लेते हैं और यहां रह जाते हैं, यहां रह जाते हैं, उसके बाद यहां कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, फिर यहां कन्वर्जन होते हैं, दंगे होते हैं, उन्हीं मुस्लिम लीगी नेताओं की कांग्रेस में आमद दरफ्त होती है, फिर वो दंगों में शामिल होते हैं। लेकिन आपने चूंकि जातीयता का इतना ज्यादा है और राष्ट्र के किसी उसका एक, मैं उस भोंडी या झूठी उस राष्ट्रभक्ति का जो तिरंगा लेके या कह देने से या इसके पीछे पड़ने से उसका कोई मतलब नहीं होता, जब तक आप ये समझ ना ले कि राष्ट्र क्या है, उसके टूटने की वो कहां तक है, आजादी कहां तक है किसी भी व्यक्तिगत उसकी। तो पार्टियां वहां ममता बनर्जी को अगर आप इस समय गौर करते हैं तो ये लगना मुश्किल हो जाता है कि वो कोई फैनेटिक उसमें काम तो नहीं कर रही है, वो पूरी तरह से जो वहां के कट्टरपंथी, जिसको कट्टरपंथी शब्द तो मुझे लगता है कि बहुत मोल्ड सा शब्द है, बहुत मासूम सा शब्द है, वो उससे कहीं ज्यादा आप ये देखिए कि उसको मालूम है कि ये वोट बैंक एक साथ पड़ेगा। और ये जब मैं पिछली बार चुनाव कवर कर रहा था तो उस वक्त वो जो एक वहां का एक पीठ का बहुत ही ज्यादा फेमस था वो मुस्लिम, वहां से कहा गया कि मैं नाम भूल रहा हूँ उनका, वो कौन सी पीठ थी जिसको बहुत कहा गया कि वहां से है, उसको युवा सा वो उनका मौलवी। तो मैंने कहा था कि कोई भी वोट नहीं मिलेगा, इवन दो बहरामपुर में हमको पता था कि ये यहाँ से ये जो इतनी बार से जीत रहा है एमपी अधीर अधीर रंजन रंजन जी, चौधरी। हाँ ये भी उड़ जाएगा, क्योंकि वो तब तक नहीं करते हैं। ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग थी, अगर आपको याद होगा किशनगंज में एक बार एक टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए उसने कहा था कि वहां के मौलवी ने एक इंटरव्यू दिया था जिसने कहा था कि देखिए हम पहले ढूंढते हैं कि बीजेपी को कौन हरा रहा है, फिर ढूंढते हैं सेकुलर पार्टी तब तक जब तक कि हमारे लोग ना हो। उसका कहना है जब तक कि हमारे लोग ना आ जाए तब तक हम जो है उसको नहीं ढूंढते हैं। मेरा यही मानना था कि जिस तरह से पूरा का पूरा पूरा सिस्टम अगर हम देखते हैं तो वो उन वोट बैंक के इर्द गिर्द है जो पार्टियों ने क्रिएट किया हुआ है। और बंगाल में तो मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा है। और वो जो है किस तरह से ममता बनर्जी उसको क्रिएट करके, वो पिछले चुनाव में दिख रहा था, लगातार हम घूम रहे थे, हर एक जगह पे थे और मुस्लिम वोट एक तरफा पड़ा। फिर आपने लोकसभा चुनाव देखा, लोकसभा चुनाव में यूसुफ पठान जैसे आदमी को कहां से उठाया, कहां ले जाके रख दिया और उसका कोई काम से, शत्रुघ्न सिन्हा, एक कीर्ति आजाद, ये अलग अलग चेहरे आप देखिए। यानी क्योंकि वो जानती है, इस समय वो जानती है कि मुझे वोटर हिंदू शायद डिवाइड होगा, कोई जाति पे हो जाएगा, कोई विकास पे हो जाएगा या कोई कहीं हो जाएगा, लेकिन मुस्लिम एक वोट बैंक के तौर पर काम करता है। और खासतौर से बांग्लादेश के करीब होना, एक जो गलियारा है, इस बहुत मैं दर्शकों के लिए भी बता दूं कि एक डॉक्टर रिचर्ड एल बेनकिन की बुक थी जो 2011 या 17 में आई थी, एक क्वाइट केस ऑफ एथनिक क्लिंजिंग, उसमें द मर्डर ऑफ बांग्लादेश हिंदू, उसको क्लियर कट, लेकिन उसमें उन्होंने एक पूरा चैप्टर रखा था जो इधर का था, बंगाल के बारे में जो जानकारी थी, जो मुगलिस्तान, ये वर्ड उसमें टर्म किया था, मुगलिस्तान की, ये जो बंगाल का हिस्सा है, जो बंगाल में है, ये तमाम लोग वो एक क्रिएट करना चाहते। तो आप ये देखिए वहां जो उनके हकों में जो उनको कानून तोड़ने की वो देगा। मजेदार बात आप ये देखिए सर, पूरे चुनाव में इस तरह की बहुत सारी स्टोरी आप लोगों ने देखी होंगी। मैं उनको देखता हूं कि जिसमें ये था, अगर आपको याद होगा उन स्टोरीज का,
जिसमें ये दिखाया गया था कि मुस्लिम जो आबादी थी वहां कोई कानून के नाम पर कोई मानने वाला नहीं था। एक एक बाइक पे वो चार चार घूमते थे, किसी को हेलमेट नहीं लगाते थे। वहां ये स्टोरी हम लोगों ने भी की है। और जब वही लोग वहीं आपको उसी इलाके से गुजरते हुए हिंदू लोगों का चालान काटते हुए पुलिस दिख जाएगी, उनको हाथ लगा। तो जब उनको ये मालूम है कि उनके कानून तोड़ने या वो, चूंकि वो ये डिक्टेट करने की कोशिश करते हैं, अपने स्क्रिप्चर्स के आधार पर आगे जाने की कोशिश करते हैं, और फिर उसको ढकने के लिए एक सेकुलरिस्टिक फर्जी जो पत्रकारों की भीड़ है जो दिल्ली में बैठती है, वो तैयार, वो उसको उनके लिए एक शील्ड तैयार करती है। तो उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या है, वो कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि उनको मालूम है यार अभी मुझे पैसा चाहिए, बाद में देखेंगे, कोई उसका कोई लेना देना नहीं, वो कुछ भी कह सकते हैं। तो उस तरह के लोग उनके लिए एक मॉडल भी क्रिएट करते हैं। मुझे याद है। लेकिन ये बताइए धीरेन जी ये बताइए, ये देश जो है ये आसमानी किताब से चलेगा या संविधान से चलेगा? देखिए, आपको ये कंफ्यूजन आपका है। ये जो है, मुझे ये लगता है कि ये इतनी क्लैरिटी है, इतनी क्लैरिटी है, और ये पहले नहीं था। मैं फिर आपको कह रहा हूं, उस समय अगर आप गौर करेंगे तो उस वक्त, मैं फिर कह रहा, 47 में आपने उन सवालों को छोड़ दिया जिनका जवाब आपको अब देना है, आने वाली पीढ़ी को देना होगा। हमको नहीं देना तो हम बचेंगे तो अगले वाली पीढ़ी देगी। आप ये, और पहले से ज्यादा खतरनाक तरीके से उसको उससे वो सामना करेगी इसका। आप ये सोचिए कि अगर एक मिनट सर, अगर मैं ये इसको ऐसे देखूं कि किस तरह से हमने 47 से लेके इस सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश की कि शरीयत है या संविधान है। आप देखिए, कोई भी एक हिंदू लीडर अगर कुछ कह के दिखा दे, एक शब्द कहे वो, तो उसको बाकी तमाम पार्टियां इस तरह झपट पड़ेंगी। अभी मुर्शिदाबाद पे आपको कितने लोग बोलते हुए दिखेंगे। वो जो लीडर है वहां का, झारखंड का, जिसको आपने देखा, वो आपके सामने कह रहा है मंत्री कि शरीयत, क्योंकि कोई चीज है नहीं ना आपके उसमें, आपने कुछ बनाया नहीं ना। मैं वही कह रहा हूं कि आपने ये तय नहीं किया ना कि देश क्या होगा, संविधान क्या होगा, क्या कानून होगा, क्या कहेंगे, क्यों उसको। वो साफ तौर पे कह रहा है, और वो इसलिए कह रहा है, उसको मालूम है कि उसकी वोट की औकात से ही वो पार्टी चलती है। इसीलिए आप देखेंगे कि क्रिमिनल लीडरशिप उस दौरान मुस्लिम जो इलाके हैं उनमें क्रिमिनल लीडरशिप क्यों उभरती है, क्यों उन्होंने, क्योंकि उनको मालूम है, उनके जो लीडर्स में उनको मालूम है कि हमको हमारे जो धार्मिक उस पर है उस पर बोलना है, बस उसको बचाना है, बाकी के लिए हमको कोई लेना देना नहीं। बाकी कहीं भी जाए, भाड़ में जाए, आप उसको, चाहे वो बैरिस्ट्री कर ले, चाहे वो कहीं कर ले, आपको एक जगह दिखेगा। सबसे इंटरेस्टिंग चीज लेकिन और है। लेकिन ये बताइए, ये तो वो सिचुएशन नहीं आ गई है कि अभी नहीं तो कभी नहीं? इस समस्या को अगर अभी फेस नहीं किया गया तो डेमोग्राफी चेंज हो रही है, कई राज्यों में बहुलता हो गई है। बंगाल में ही करीब 9 जिलों में अब इनका डोमिनेशन है, पूरी तरीके से ये हावी हो चुके हैं। तो ये समस्या तो बढ़ती जाएगी, बहुत सारी ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी होंगी जहां पर फिर इनको हराना भी मुश्किल हो जाएगा। और फिर जिस तरह की हम इस समय बदमजगी देख रहे हैं, इमरान मसूद क्या कह रहा है, 1 घंटे की बात कर रहा है, 1 घंटे में हैकड़ी निकाल देंगे। एक हैदराबाद में कह रहा है कि 15 मिनट आप पुलिस हटा लो। उसका बड़ा भाई कह रहा है कि मोदी तो हिमालय चला जाएगा, योगी तो मठ चला जाएगा, उसके बाद आपको बचाने के लिए कौन आएगा? क्या इस समय इनको चुनौती नहीं दी जाए? और जिस तरह के कदम इस समय मोदी सरकार उठा रही है, वक्फ संशोधन हो, यूसीसी लागू करने की बात हो, आज यूसीसी पर मीटिंग भी हुई है, या एनआरसी लाने की बात हो, ये कदम बहुत सख्ती के साथ लागू किए जाएं। इनका जो ये इस समय प्रोपेगेंडा चल रहा, उकसाने भड़काने का, सड़कों पर लाने का, डराने का, हिंदुओं पर हमले करने का, इनको ठीक तरीके से फेस किया जाए, इनसे डरा ना जाए। देखिए, इनसे डर के तो कोई भी, चूंकि इनसे का मतलब मैं ये कहूंगा, जो भी आदमी लॉ नहीं मानता, जो ये कह रहा है कि मेरा शरीयत संविधान से ऊपर है, या इस तरह की चीजें जो कह रहे हैं, उन लोगों के साथ सीधा आपको वो करना पड़ेगा, फैसला लेना पड़ेगा। उसमें तो कोई है ही नहीं, क्योंकि सरकार भी हिचकती है। जैसे मुझे समझ में नहीं आया कि 90 में क्यों नहीं आपने
जब 84 के दंगों के लिए एसआईटी बन सकती है या जो भी है, तो 90 का उस माइग्रेशन पे क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं होना चाहिए कश्मीर पे? क्यों, क्या क्या हुआ? फिर किस लिए फिर ये सरकार आधे जाती है, आधे कदम चलती है और फिर वापस लौट आती है? वक्त में भी बहुत ही खैर ठीक है, हो सकता है कि बहुत ही उनकी परेशानी हो, लेकिन उनको ये समझना होगा ना कि सत्ता में रहना भी जरूरी है, लेकिन साथ ही साथ सत्ता में रहने के साथ साथ वो बदलाव ग्राउंड लेवल पे करने पड़ेंगे, जिससे कि एक नैसर्गिक तौर पर अगर कोई सेकुलर कहने की बात है या एक ऐसा देश बनाने की बात है जहां मेजोरिटी अपने लिए बचाव का रास्ता ना ढूंढ रही हो, जहां अपनी बेटियों को बचाने के लिए वो कह रही है कि लाओ जिहाद के खिलाफ जाओ, जमीन बचाने के लिए लैंड जिहाद के खिलाफ लाओ, फिर वो किस किस चीज को बचाने के लिए करेगी? संविधान को बचाने के लिए कह रही कि वो लाओ, फिर उसके बाद हमें जो अनवांटेड वो मिल रहा है उसके लिए यूसीसी लाओ, जो एडवांस है। इसके अलावा आरटीई देखिए, राइट टू एजुकेशन देखिए, एक से एक मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण देखिए, बाकी तमाम चीजों पर स्कूलों में जो आरटीआई लागू होती है उसको देखिए कि जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है उनको तमाम फायदे हैं, और इसीलिए बहुत सारे लोग, बल्कि हैरानी होती है जबकि हम लोग ये सुनते हैं कि साहब वो जो है इसलिए माइनॉरिटी उसने जो मतलब उसने धर्मांतरण किया है क्योंकि उसको टैक्स में छूट मिल रही है। यानी अनइवन ग्राउंड इस सरकार के सामने वहीं के वहीं है ना। माइनॉरिटी कमीशन में क्यों इस तरह के स्कूल्स में 70% माइनॉरिटी जहां पढ़ती है उसको माइनॉरिटी दर्जा देना चाहिए, 30% या 20% पढ़ेंगे, 80% वो पैसा वहां से जाएगा और उसके बाद वो 20, क्योंकि ये सब चीजें एक तौर पर एक अनइवन डेवलपमेंट की बात या एक ऐसे देश की तरफ बढ़ रहे हैं आप जहां गलियों में फिर से संघर्ष होते देखेंगे, क्योंकि ये कोई इस बात को यकीन करने के लिए नहीं है। जब आप आंखें बंद करते हैं आपको लगता है इस तरह की कहानियां फिर आती है कि देवबंद आंदोलन इसलिए हुआ था, उसने देश की आजादी में हिस्सा लिया था, या इस तरह के जो झूठ हैं जो क्रिएट किए जाते हैं जिनका आधा सच छुपाया जाता है, जबकि आप आज आपके सामने सच है। तो ऐसे में सरकार को बाकायदा बहुत स्ट्रॉन्ग आयरन हैंड से ये फैसले लेने चाहिए, और उसको इसलिए भी लेना चाहिए कि उसका जो वोटर है वो पूरी तरह सपोर्ट कर रहा है, उसने इसीलिए सपोर्ट किया है, वो इसलिए नहीं कर रहा है कि साहब आप मुझे ये दीजिए, चूंकि वो भी नहीं पूछ रहा भाई दूसरे को। अभी आप ये देखिए जो हिंसा की है इसमें कौन सा बहुत से बाबू साहब आ गए या जो उन्होंने क्या नाम, जिन्होंने एमए की डिग्री ले रखी है या डेवलपमेंट कोएफिशिएंट बहुत ऊपर थे, उनको कोई मतलब नहीं है, हमला करना है, मार देना है। आप सोचिए अब मुझे एक बात बताइए कि आपने बहुत सारे अखबार में अखबार को दिखाना नहीं चाहता क्योंकि मैंने देखा नहीं, लेकिन आप चलिए मैं नाम के साथ इंडियन एक्सप्रेस आप देखिए, उसने कल 2 फोटो छापे, अगर आप गौर करेंगे, एक वो जो मार दिए गया, जिसको मार दिया गया मूर्तिकार को, बेटे को और उसके बाप को, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो हिंदू थे। दूसरी तरफ पुलिस की गोली में मरे हुए एक आदमी की वाइफ के फोटो छापो, दोनों उसने बराबर कर दिया। मतलब आप ये सोचिए कि किस तरह से, भाई ठीक है आपके पास पता नहीं कौन सी सेकुलरिज्म का ये कहानी है कि एक तरफ आप ऐसी कहानी तो कोई भी लिख सकता, हम और आप पत्रकारिता में बहुत अच्छे से जानते हैं इस कहानी का क्या मतलब नहीं, है। दोनों की कोई तुलना ही नहीं है, दोनों की कोई और तुलना ही नहीं। आज फिर जो शुरुआत की उसमें खाना खाते हुए लोगों को लग रहा है कि वो स्टोरी है, लेकिन अगर आप उसकी शुरुआत देखिए, लिखा कम्युनल राइट, कोई कम्युनल राइट नहीं, एक तरफा अटैक है। भाई कम्युनल राइट का क्या मतलब है, जबकि हिंदू कोई उन पे हमला कर रहा था या हिंदू ने कुछ जाके कह दिया कि भाई साहब, अरे सरकार सेंट्रल लॉ लाई है, सेंट्रल लॉ एप्लीकेबल होगा, ऐसे मुख्यमंत्री को वहां पद पे रहने के लिए नहीं, उसको वैसे ही हटा दिया जाना चाहिए था। दरअसल यहाँ बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो है, जैसे कि आप घोटाले में जो सजा पा गए वो आदमी चुनाव नहीं लड़ सकता है लेकिन प्रचार कर सकता है, जमानत में बाहर आ सकता है। अरे भाई उसके साथ तो कोई पार्टी के, जिस पार्टी के बैनर पे उसका फोटो है, इस पार्टी की मेंबरशिप कैंसिल हो जानी चाहिए, उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाना चाहिए। आप ये देखिए, सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो मैं कहना चाह रहा था, अगर हम ओमकार सर देखें कि आखिर सीए एनआरसी उसमें भी इस्लाम पे खतरा था, वो भी मुसलमानों के लिए था। यूसीसी आता है वो भी मुसलमानों के खिलाफ आता है। फिर कोई भी एक छोटा सा बदलाव, आप शाहबानो मसला आया वो भी सरकार उसमें हुआ, इसके बाद बाबरी मस्जिद पे आया तो भी आप पे हमला हुआ। दरअसल आपने कोई लिमिट तय नहीं की। मैं जो बार बार आपसे कह रहा हूं कि ये फैसले आज नहीं तो कल होंगे, सड़कों पर होंगे, अगर सरकार नहीं लेगी तो बड़े हिंसा के साथ होंगे, क्योंकि ये तो तय करना पड़ेगा कि ये देश है क्या, ये देश। लेकिन क्या इलाज वही नहीं है जो योगी जी कर रहे हैं?
योगी जी का मैं मानता हूं कि उन्होंने कई सारी चीजें अच्छी की हैं, बुलडोजर और वो तमाम चीजें हैं, लेकिन उनको भी फंडामेंटली तो मतलब ग्राउंड लेवल पे चेंज करना होगा। उन्होंने किया शुरुआत में, मैंने देखा, आपने भी देखा कि 5500 करोड़ 6500 करोड़ की जो संपत्तियां हुई वो कुर्क हुई, लेकिन अभी थोड़ा कम उस पर ध्यान दिया जा रहा है। आपको चेंजेस करने होंगे ग्राउंड पर। मैं ये कह रहा हूं कि हम सिर्फ कॉस्मेटिक चेंज का, जो आप खुद उस शब्द को कह रहे थे कि क्या ये समय नहीं आ गया क्योंकि इसके बाद देर नहीं हो जाएगी, तो अब आप कॉस्मेटिक नहीं, जैसे सपोज कीजिए आपके सर में दर्द जब शुरू हुआ था उस वक्त शायद आप गोली ले सकते थे, लेकिन जब वो पूरे हिस्से में फैल गया तब आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा और सर्जरी भी हो सकती है ना। शुरुआत में अलग चीज है। तो मुझे लगता है कि ये चीज फैसला होना चाहिए, ये बहुत तरीके के साथ और बहुत स्ट्रिक्टली, कि ना कोई डिवीजन, ना कोई उस तरह की बात। और आप दुनिया, पाकिस्तान वहां रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं, ब्रिटेन में रहते हैं, वहां तमाम जगह घेटोज आप बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप 4 शादी तो नहीं करते। वहां तो छूट नहीं है आपको, वहां तो तमाम चीजें नहीं है कि आप 1/6 आपको मिलेगा, बेटी को वो मिलेगा, ये मिलेगा। आप ये सोचिए कि वहां नहीं है, हालांकि वो कोशिश है। दरअसल जब आप वो बिना, हम लोगों ने, मैं आपको राहुल सांस्कृतानी इन सबको देख रहा था, जो महान, जिनको मतलब इतना बड़ा हम लोगों ने टावरिंग इमेज दी, इस्लाम पर एक किताब लिखी है। वो किताब में देख रहा था ऐसे ही कि भारत में इस्लाम, तो वो शुरुआत ही उसमें करता है, वो तमाम चीजें बताता है कि कैसे पीसफुल थी, कैसे बिफोर इस्लाम अरब में क्या था, कि सब वहां ये मिट्टी में गाड़ देते, ये फला कर देते। ये सब नैरेटिव झूठे साबित हो चुके, ये सारी कहानियां झूठ साबित हो चुकी। तो आपको सच बोलने में क्या दिक्कत आती है? आप सच की आंखों में आंखें डाल के क्यों नहीं बात कर रहे हो? क्योंकि आप नहीं करोगे तो आपको किसी भी दिन, आप ये सोचिए कि अभी तक इतने आतंकी वारदात होती हैं, तब आप रिलीजन को भूलने की बात करते हैं, आप कहते हैं नहीं 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 रिलीजन नहीं। और जब सरकार कोई चीज लाने की कोशिश करती है कि नहीं ये रिलीजन पे आ गई, आतंकी घटनाओं में तो आप नहीं है। आप मतलब आप ये हैरानी होगी, मैं कई बार सोचता हूं कि जो मसूद अजहर है, अजहर मसूद, जो इस समय पाकिस्तान, जिसने इतने बड़े बड़े अटैक किए, जब वो, आपको मालूम है, जब वो पहली बार यहाँ आया, इंडिया आया, जिसको भेजा गया था उसको इसलिए भेजा गया था उसकी संस्था की तरफ से कि वो उस समय जो आतंकियों के बीच में हिजबुल मुजाहिदीन और जो दूसरा संगठन था उनके बीच में आपस में झगड़े चल रहे थे, क्योंकि वहां उनका हिजब उसका हो गया था, हिजब इस्लामी का, और उसका एक दूसरे के साथ पैक्ट हो गया था, लेकिन कश्मीर में ग्राउंड पे नहीं दिख रहा था। तो उसको भेजा गया था कि आप वहां जाके वो कीजिए। बांग्लादेश की तरफ से आया, वो अलग से उसका एक पासपोर्ट बना, ये अलग कहानी है। लेकिन वो कहाँ गया? पहले देवबंद पहुंचा, देवबंद में जाके उसने एक दिन वहां रहा, वो जिनसे मिला वो अलग है, वो उसमें है, इन्वेस्टिगेशंस में है। उसके बाद फिर वो कहाँ जाता है? अयोध्या जाता है। पहले लखनऊ, फिर नदवा जाता है, फिर अयोध्या जाता है। और अयोध्या में जाके बाबरी मस्जिद पे ये कहता है कि साहब हम वापस आएंगे और हम ये करेंगे और वो करेंगे। ये तमाम चीजें आप उसको जाने देते हैं, आप उसकी इंटरोगेशन रिपोर्ट भी पढ़ लेते हैं, और उसके बाद फिर 2005 में अटैक भी होते हैं जो हमने देखा। तो क्योंकि आपको हर एक चीज, आपका ना तो सिस्टम इसके लिए तैयार है, ना आपके लोग तैयार है, और नहीं, क्योंकि इतिहास की एक ऐसी झूठी डोज आपके शरीर में है जो दौड़ती घूम रही है। अच्छा, दुनिया में एक बात बताइए, कोई आदमी इतिहास अपने बच्चों को हम अच्छा बनाने के लिए खड़ा करते हैं, या क्या कहने के लिए करते हैं कि बलात्कारी, चूंकि उसने बलात्कार कर लिया था, उसके बच्चे हैं, तो वो तारीफ के काबिल हो जाएगा? हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि हम उनसे अच्छे गुण अपने बच्चों में भर सकें। आज आप देखिए कितना अलग अलग, यूपी में इस वक्त अगर आप गौर करेंगे तो किस तरह से दलित मामलों को इसलिए खड़ा किया जा रहा है ताकि सरकार के अंदर वो डिवीजन आ जाए। वो कहीं मूर्ति लगा दी जा रही है, कहीं वो अटैक किया जा रहा है, कहीं वो एक सांसद राणा सांगा पर बयान दे रहा है। अगर आप यकीन किस पे कर रहे हैं, आप ये सोचिए कि झूठ के साथ कैसे जिंदा रहता है। आप यकीन किस पे कर रहे हैं? उस आदमी पे जो हमलावर था, जो जिसने इस देश पे हमला किया, जिसने इस देश की आत्मा को तार तार किया, जो हमलावर, बलात्कारी, लुटेरे और उन सब, उसने अपनी किताब में जो लिख दिया। अच्छा, वही एक और उदाहरण देता हूं। जब वो ये करता है, अभी तो राणा सांगा की चिट्ठी को तो इन्होंने इतना पायस मान लिया, ठीक है ना, इन लोगों ने, जी, लेकिन जब वो खानवा की लड़ाई से पहले तोड़ता है शराब वराब और वो सब, और कहता है कि मैं इस्लाम और गाजी, उस पे
इरफान हबीब टाइप हिस्टोरियन ने लिखा था कि ये उसने सोचा था, ये पॉलिटिकल मूव था, ये उसके दिमाग में घुस गए थे उस वक्त। मतलब कोई हिंदुस्तानी इंडिपेंडेंट सोर्स ये नहीं कहता राणा सांगा ने किसी को बुलाया था, उसको बुलाने की जरूरत नहीं थी। इतिहास गवाह है कि वो 2 बार इब्राहिम लोदी को हरा चुका था, उसको क्या जरूरत है। लेकिन आप चूंकि ये एक पॉलिटिक्स है जो इस समय यूपी में फिर गेन कर रही है और वो उसका फायदा उठाते हैं, कट्टरपंथी इस बात का बहुत फायदा उठाते हैं, वो उन डिवाइड को बड़ा करते हैं और वो फिर वोट करते हैं। वोट उनको इसी पे करना है कि यहाँ पाकिस्तान चाहिए कि नहीं चाहिए, बस। ये समय आ गया है और ये सरकार ही कर सकती है। अगर केंद्र में कोई और सरकार आ गई जो उनके वोटों पर जिंदा रहती है, वो नहीं कर पाएगी। इसीलिए मैंने ये कहा था। धीरेन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े, आपने इतना समय निकाला और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा की। थैंक यू सो मच। नमस्कार।